ठीक, तो कल हमने क्या पढ़ा था? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हमने पढ़ी थी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान किस तरीके से बना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन। तो ये हमने यहां तक कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हमने कल पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई 1946 में। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हेडिंग दे दो, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग, अब वो काम करेगी, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सब हेडिंग दे देना, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो सबसे पहले डेट्स पे फोकस रखना है। आपको याद रखना है फर्स्ट मीटिंग ऑफ, पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई? पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखनी है। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ये वो असेंबली है जो आगे चलकर हमारा क्या लिखेगी? कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946 को। फिर आपको याद रखना है, इस मीटिंग को बाइकॉट किया मुस्लिम लीग ने। दिस मीटिंग इज बाइकॉटेड बाई, इस मीटिंग को बाइकॉट किया जाता है, बाइकॉटेड बाई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इस कमेटी को क्या करती है? बाइकॉट करती है, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि अलग देश बनना चाहिए और वो पाकिस्तान होगा। तो मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को क्या किया? बाइकॉट किया। दिस मीटिंग इज अटेंडेड बाई, ये जो मीटिंग है इसको अटेंड किया था, अटेंडेड बाई ओनली 211 मेंबर्स। कितने मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था? 211 मेंबर्स ने इसको क्या किया था? अटेंड किया था। 211 मेंबर्स ने इसको क्या किया था? अटेंड किया था। ओनली बाई 211 मेंबर्स। मुस्लिम लीग अटेंडेड बाई ओनली 211 मेंबर्स। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां पर याद रखनी है वो क्या क्या है? इस मीटिंग को बाइकॉट किसने किया? मुस्लिम लीग ने। और ये मीटिंग कितने लोगों के द्वारा अटेंड की गई थी? 211 मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कितने थे बताओ? कल मैंने लिखवाया था टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने थे? 389। और 389 में से पहली मीटिंग को अटेंड करने वाले कितने लोग थे? 211 लोग थे। अब हुआ ये कि 9 दिसंबर 1946 को हमने अपनी मीटिंग रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसको मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया। ठीक है ना? अब हुआ क्या कि हमने अपना जो इस मीटिंग का जो चेयरपर्सन था वो किसको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो जब वो नहीं आ पाए तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम अपना चेयरमैन किसको बनाएंगे। तो हमने क्या किया? फर्स्ट फर्स्ट टेम्पररी, हमने एक टेम्पररी चेयरमैन को चूज किया। फर्स्ट टेम्पररी चेयरपर्सन बनाया, फर्स्ट टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं इसको सी डॉट असेंबली लिख रहा हूं तो याद रखिए। पहला चेयरमैन टेम्पररी, वो भी कौन सा चेयरमैन? टेम्पररी चेयरमैन मैंने हमने फर्स्ट टेम्पररी चेयरपर्सन हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इनको हमने अपना टेम्पररी चेयरपर्सन चुना। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को 211 लोगों ने अटेम्प्ट करी।
मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बाइकआउट किया। इस मीटिंग के चेयरपर्सन हमको किसको बनाना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उनकी तबीयत बिगड़ गई तो हमने अपना पहला टेम्परेरी चेयरपर्सन किसको चुना? अपना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये भी लिख लेना, फॉलोड बाई फ्रेंच प्रैक्टिस। मैं बताता हूं क्या है ये। फॉलोड बाई फ्रेंच प्रैक्टिस। फॉलोड बाई फ्रेंच प्रैक्टिस। अब हुआ क्या, ये फ्रेंच प्रैक्टिस को अंडरलाइन रखना। अब हुआ क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आने वाले थे मीटिंग पे, पर वो आ नहीं पाए तबीयत खराब होने की वजह से। तो हमने क्या किया, हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि हम किसको अपना अब प्रेसिडेंट बनाए। तो हमने क्या किया, हमारे पास जितने भी देशों के संविधान पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, हमने उन सबको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और हम ये देखने लगे उन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती तो वो लोग क्या करते। तो हमें एक संविधान मिला, किसका? फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि अगर आपके प्रेसिडेंट साहब नहीं आ रहे हैं मीटिंग लेने, तो हम क्या करते हैं, हम असेंबली में सबसे बुजुर्ग आदमी को देखेंगे और उसको क्या बना देंगे? चेयरपर्सन बना देंगे। तो ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। जब हमने ऐसा पढ़ा तो हमने भी अपनी असेंबली में सबसे बुजुर्ग आदमी को देखा, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उनको बना दिया पहला टेम्पररी चेयरपर्सन किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फॉलोड बाई फ्रेंच प्रैक्टिस। बात समझ में आ गई? फ्रेंच प्रैक्टिस मतलब क्या? मतलब उसका फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था, इस वजह से हमने भी क्या कर दिया? ऐसा कर दिया। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था। अब उसके बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज परमानेंट चेयरपर्सन। इनको फिर परमानेंट चेयरपर्सन बना दिया जाता है। परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इनको परमानेंट चेयरपर्सन चुना जाता है, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरपर्सन चुनते हैं हम। किसका? किसका? किसका चुनते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो आपको पूछेंगे फर्स्ट टेम्परेरी चेयरपर्सन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको बोलेंगे पहला परमानेंट चेयरपर्सन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके साथ ही हमने टू वाइस प्रेसिडेंट्स, टू वाइस प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स भी चुने ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए हमने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए। उनका नाम है एच सी मुखर्जी। लिखो नाम, एच सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी, उनके नाम है। पहला नाम एच सी मुखर्जी और दूसरा नाम वीटी कृष्णमाचारी। ये दो हमने क्या चुन लिए? अपने वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए कि अगर फिर प्रेसिडेंट साहब की तबीयत बिगड़ती है तो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बाइकआउट किया। ये मीटिंग उस समय सिर्फ 211 किसने 211 मेंबर्स ने ही अटेंड की थी। टोटल मेंबर्स कितने थे? 389। और मीटिंग अटेंड करने वाले कितने लोग थे? 211 लोग थे। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहां चुनना था। उनको बताया गया था कि आप इस मीटिंग के चेयरपर्सन होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन होंगे, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई तो हमने किसको बनाया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना टेम्पररी चेयरपर्सन बनाया। क्या प्रैक्टिस का यूज किया हमने? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था, इस वजह से हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर दिया? अपना टेम्पररी चेयरपर्सन बना दिया। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस दिन नहीं आए थे। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि अगर आपके प्रेसिडेंट साहब नहीं आते हैं तो आप अपनी असेंबली का बुजुर्ग आदमी को आप क्या बना सकते हो? प्रेसिडेंट बना सकते हो। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए टेम्पररी चेयरपर्सन। और फिर ठीक 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट क्या बना दिया? परमानेंट चेयरपर्सन बना दिया। और साथ ही साथ दो वाइस प्रेसिडेंट्स को भी चुन लिया, जिनका नाम था एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? उतार लो उसको।
आ लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग देना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। डेट है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर, डेट लिखो, डेट 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, ये डेट है 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू moves the historic resolution of Jawaharlal Nehru moves the historic resolution on objective resolution in constituent assembly, in constituent assembly। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू हिस्टोरिक रेजोल्यूशन एक असेंबली में मूव करते हैं जिसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, लिखो इसके बारे में पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड डाउन द दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड डाउन द philosophy and structure of constitution, philosophy and structure of constitution। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो हमें बताएगा कि भारत के संविधान की फिलॉसफी और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बातें की गई थी, किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। और 13 दिसंबर 1946 को इसको कहां? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस रेजोल्यूशन को क्या किया गया? मूव किया गया पास कराने के लिए। कौन सी तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। अब डेट लिखो, ऑन 22 जनवरी 1947, ऑन 22 जनवरी 1947 this resolution is adopted by या passed by is adopted by constituent assembly of India, constituent assembly of India। 13 दिसंबर 1946 को, ये जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करवाया, कहां पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? फिलॉसफी थी और स्ट्रक्चर था कि भारत का संविधान कैसा होगा। और ठीक 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। This objective resolution later becomes the, यहां लिख रहा हूं, this objective resolution later becomes the preamble of India। ये बाद में, ये ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भारत का प्रियम्बल बना, प्रियम्बल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल मतलब आइडेंटिटी कार्ड। जैसे हम सब के नोटबुक्स पर पहला पेज होता है जिसको पढ़कर हमें यह पता लग जाता है कि किताब में क्या होगा, वैसे ही ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन बाद में क्या बना? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये, इससे हमें प्रियम्बल पढ़कर यह पता लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में बोलता क्या है, बताता क्या है। बात समझ में आ गई? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किसने करवाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब करवाया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कब किया गया असेंबली के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल बना, किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
इतनी बात समझ में आ गई? ये भी पता लग गया, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। जैसे ये वर्किंग ऑफ कौन, यहां से क्वेश्चन आया है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, किसने बाइकआउट किया, कितने लोगों ने अटेंड किया, पहला टेम्पररी चेयरपर्सन कौन है, पहला परमानेंट चेयरपर्सन कौन है, दो वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए और 22 जनवरी 1947 को ये क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में क्या बना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हेडिंग दो, माउंट बेटेन प्लान। माउंट, इसकी डेट याद रखनी है, माउंट बैटेन प्लान। 3 जून 1947, डेट याद रखनी है। 3 जून 1947 को यह प्लान आया और इसको बोला गया माउंट बैटेन प्लान। और इस प्लान में क्या था, डिवीजन ऑफ, डिवीजन ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया। डिवीजन ऑफ इंडिया किस किस के बीच में, एक बना आपका भारत और दूसरा बना क्या, पाकिस्तान। बात समझ में आ गई, इंडिया और पाकिस्तान। और ये किस प्लान के तहत हुआ, माउंट बैटन प्लान के तहत हुआ, जो कब आया, 3 जून 1947। आगे बात समझ में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे थे, अब इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया था। उसके बाद आएगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उतार लिया ये। अब हेडिंग दो, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट पास किया था भारत की आजादी को लेकर, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इसमें क्या क्या था वो लिखना है आपने पॉइंट। दिस एक्ट, दिस एक्ट मेड द फॉलोइंग चेंजेस। इस एक्ट में कुछ चेंजेस करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, और वो चेंजेस क्या क्या थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली will become a fully sovereign body। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बना दिया, फुली सोवरेन बॉडी बना दिया। अब यहां पर एक वर्ड आया है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है, चाहे वो इंटरनल मैटर्स को लेकर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर्स को लेकर हो। तो इस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने कुछ चेंजेस करी। पहला क्या किया कि उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बना दिया, सोवरेन बॉडी बना दिया। इसका मतलब ये क्या, उसको ताकत दे दी। इसका मतलब ये हुआ, इट कुड मेड एनी कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड मेड एनी कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, इट प्लीज्ड, जो इसको पसंद में आए वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कर सकती है, बना सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आ गई, पता लग गया। तो पहला चेंज क्या किया इस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुली क्या बना दिया, सोवरेन बॉडी बना दिया, और इसको कहा कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है जो उसको क्या है, पसंद आए। ठीक है। इट कैन ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो ऑल्टर लॉज ऑफ ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। वो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। तो वो पिछले जितने भी ब्रिटेन के कानून थे, एनी ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, लॉ भी लिख सकते हैं, आप लॉ ही लिख लो इसको, एनी ब्रिटिश लॉ।
ब्रिटिश इंडिया लॉ, कि जो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे इंडिया को लेकर, उसको भी ये क्या कर सकती है, असेंबली क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। बात समझ में आ गई। दूसरा चेंज क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली will also become a legislative, will also become a legislative body, will also becomes a legislative body। अब यहां पर याद रखना लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो देश के लिए क्या करती है, कानून बनाती है, ऑर्डिनरी लॉस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला कि अब से तुम क्या हो, लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो। यू कैन ऑल्सो मेक, यू कैन ऑल्सो मेक, यू कैन ऑल्सो मेक ऑर्डिनरी लॉस, ऑर्डिनरी लॉस फॉर द कंट्री, कि आप भारत देश के लिए अब ऑर्डिनरी लॉस भी क्या कर सकती हो, बना सकते। बात समझ में आ गई। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, ध्यान से समझना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने तीन चेंजेस करी, मेन मेन तीन चेंजेस करी। पहली चेंज ये की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक फुली सोवरेन बॉडी बना दिया गया, मतलब वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। सोवरेन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, तो सोवरेन का मतलब ये हुआ कि इंडिया क्यों है सोवरेन, क्योंकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो, किसी भी देश का प्रभाव उस पर नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी सोवरेन बॉडी बना दिया गया और उसको बोला गया जैसा तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आता है वैसा बनाओ। और साथ में उसको यह भी कहा कि वो पुराने जितने भी ब्रिटिश इंडिया के कानून है उनको भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दूसरा क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब से क्या होगी, लेजिस्लेटिव बॉडी भी होगी। लेजिस्लेटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो क्या करती है, कानून बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को बोला गया अब से तुम क्या हो, लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो, तुम देश के लिए क्या करोगे, कानून भी बना सकते हो। अब इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखेगी और देश के लिए क्या करेगी, कानून भी बनाएगी। इसके साथ यहीं पर लिखना नीचे पॉइंट में, इट मींस, इट मींस two separate functions were given to the constitution। हुए कि नहीं, दो सेपरेट फंक्शंस हुए, एक देश के लिए संविधान लिखो और दूसरा देश के लिए कानून लिखो। इट मींस टू सेपरेट फंक्शंस वर गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू सेपरेट फंक्शंस वर गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक देश के लिए संविधान लिखो, दूसरा देश के लिए क्या करो, कानून बनाओ। ये दो सेपरेट फंक्शंस दे दिए। वन इज टू मेक, वन क्या था, वन इज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा काम क्या था, टू मेक ऑर्डिनरी, टू मेक ऑर्डिनरी लॉस। बात समझ में आ गई, पता लग गया। और साथ में यह भी बोला कि ये जो दोनों काम होंगे ये तुम अलग अलग दिन करोगे, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, क्या करोगे, अलग अलग दिन ये काम किए जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, these two functions are performed on two different days, these two functions were performed on two different days, two different days, तो दोनों फंक्शंस अलग अलग दिन होंगे। whenever whenever the assembly met as constituent body, जब भी असेंबली की मीटिंग होगी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मतलब देश के लिए जो क्या लिखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी असेंबली मिलेगी, बैठेगी, मीटिंग करेगी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, इट वॉज चेयर्ड बाई, उसके चेयरपर्सन होंगे, उसके चेयरपर्सन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे उसके चेयरपर्सन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, whenever whenever the assembly met as legislative body,
और जब असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी तब उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, तब चेयरपर्सन अलग होंगे, तब उसके चेयरपर्सन होंगे जीवी मावलंकर साहब, जीवी मावलंकर। तब उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, जीवी मावलंकर। बात समझ में आ गई? तब उसके चेयरपर्सन होंगे जीवी मावलंकर। और नोट में लिखना है आपको, नोट, जीवी मावलंकर इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा के पहले स्पीकर भी रहे हैं। बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने तकरीबन 3 मेन चेंजेस किए। कुछ मेन चेंजेस क्या थी? पहला क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस एक्ट ने फुली पावर दे दी कि उसको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आता है वो बनाए। ठीक है, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम्स अ सोवरेन बॉडी। जैसा उसको कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आएगा वैसा वो क्या कर सकती है, बना सकती है। और ब्रिटिश सरकार के जो भारत में जितने भी पुराने कानून हैं उनको क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा चेंज किया जा सकता है। ये पहली पावर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने किसको दे दी, किसको दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, दूसरा चेंज क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला अब से तुम क्या हो, एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो। लेजिस्लेटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो देश के लिए कानून बनाती है। इसका मतलब अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश के लिए ऑर्डिनरी लॉस भी क्या कर सकती थी, बना सकती थी। दो काम दे दिए गए इस एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। पहला क्या दिया, पहला क्या बोला कि तुम देश के लिए संविधान लिखो, और दूसरा क्या बोला, तुम देश के लिए क्या बनाओ, ऑर्डिनरी लॉस भी बनाओ। और साथ में ये बोला ये दोनों काम तुम अलग अलग दिन करोगे। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती तो उसके चेयरपर्सन कौन होते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी होती देश के लिए कानून बनाने के लिए, तो उसके हेड कौन होते, जीवी मावलंकर। और यही जीवी मावलंकर बाद में पहले स्पीकर भी बने किसके, लोकसभा के। तो ये कुछ चेंजेस करी थी किसने, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। बात समझ में आ गई? ठीक है, उतार लिया इतना। आगे एक और चेंज किया, लिखो। The Muslim League members who were from the areas, the Muslim League members, the Muslim League members, the Muslim League members who were from the areas of, who were from the areas of Pakistan, जो पाकिस्तान के एरिया, जहां पर अब इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन हो गई थी तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स उन एरिया से जो पाकिस्तान को दिए गए हैं वहां से आते थे यहां पर, तो उन्होंने क्या कर दिया, विदड्रू, उन्होंने विदड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या, विदड्रू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या हो गए, अलग हो गए, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग यही चाह रही थी। तो मुस्लिम लीग मेंबर्स हु वर फ्रॉम द एरियाज ऑफ पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। यहां से चले जाते हैं और कितने बच जाते हैं, आगे पॉइंट लिखो। द टोटल पर्सन्स इन असेंबली बिकम्स 299। नाउ द टोटल पर्सन्स, नाउ द टोटल पर्सन्स इन असेंबली बिकम्स, कितने बच गए, कुछ चले गए तो कितने बच गए, 299 बच गए। कितने बच गए, 299। और टोटल मेंबर्स कितने थे, 389, बच गए कितने, 299। इसका मतलब कितने चले गए, 90 लेफ्ट, 90 लोग चले गए। बात समझ में आ गई? 389 मेंबर्स थे जिसमें 90 मेंबर्स विदड्रॉ, 90 लेफ्ट एंड जॉइंस पाकिस्तान, क्योंकि ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे और ये अलग देश बन गया था तो ये क्या हो गए थे, वापस चले गए। तो 389 में से कितने रह गए, 299।
नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस reduced from 296 से कितनी हो गई है 229, 226 से कितनी हो गई 229, ये भी याद रखना है। तो जो स्ट्रेंथ थी ब्रिटिश प्रोविंसेस से वो कितनी थी 296, उसमें से इंडिया में कितने रह गए 229, 93 members of princely states, princely 93 members of princely states reduced from reduced to reduced to reduced to कितने हो गए 93 मेंबर्स से बाकी चले गए तो कितने रह गए 70, 70। तो ये याद रखना है आपको। टोटल कितने मेंबर्स थे भाई, मैंने आपको बताया था कितने मेंबर्स थे 389, जिसमें से 296 क्या थे इलेक्टेड थे, याद है कि नहीं, और 93 क्या थे आपके पास नॉमिनेटेड, ये थे कि नहीं, कल बताया था 93 नॉमिनेटेड थे। अब जब पाकिस्तान बना तो 389 में से कितने रह गए इंडिया में 299, 299 रह गए, और 299 में अब ये जो 296 थे पहले उसमें से भी कुछ चले गए तो कितने रह गए थे आपके पास 229, ठीक है, और ये जो 93 मेंबर्स थे इसमें से भी चले गए तो कितने रह गए थे आपके पास 70, तो ये कितना हो गया ना 299। आगे बात समझ में इतनी, तो आपको सिर्फ एग्जाम में ये याद रखना है जब पाकिस्तान बना तो 389 में से कितने रह गए इंडिया में, कितने रह गए 299, और कितने चले गए 90 लोग चले गए। 296 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्टेड होकर आते थे उसमें से भी कुछ गए होंगे तभी तो 299 आया, तो 296 से कितने रह गए इंडिया में 229, और 93 जो प्रिंसली स्टेट से आए थे उसमें से भी कुछ चले गए, भारत में कितने रह गए 70, 229 और 70 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 299, तो इतने मेंबर्स इंडिया में रह गए, बाकी 90 लोग कहां चले गए पाकिस्तान चले गए। तो ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये कुछ चेंजेस करी थी, बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अगला, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वो कमिटीज हैं जिनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना अपना फंक्शंस। कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हेडिंग दे दो मेजर कमिटीज, मेजर कमिटीज। उनके कुछ कमिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिसने संविधान जिन्होंने संविधान लिखा, उसमें से कुछ मेजर कमिटीज हैं और कुछ माइनर कमिटीज हैं। तो माइनर कमिटीज हम नहीं पढ़ेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, पर मेजर कमिटीज हमको पढ़नी है। तो एक तरफ आप लिखोगे कमिटी और दूसरी तरफ लिखोगे चेयरमैन, चेयरमैन या चेयर पर्सन, कमिटी का नाम, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे चेयरमैन। तो लिखो सबसे पहले, लिखो पहली कमेटी का नाम है यूनियन पावर कमेटी, पहली कमेटी का नाम है यूनियन पावर कमेटी, पहले कमिटीज लिख लेते हैं, ये पहली हो गई। लिखो दूसरी, दूसरी कमेटी का नाम है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। पहली क्या है यूनियन पावर कमेटी, दूसरी क्या है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, तीसरी क्या है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ठीक, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। फोर्थ है आपकी इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, फोर्थ है ड्राफ्टिंग
कमिटी, इन कमिटीज के आपको नाम याद रखने हैं और क्या करना है, चेयरपर्सन। तो यूनियन पावर कमेटी के हेड है चेयरपर्सन, नाम लिखो जवाहरलाल नेहरू। इसके हेड कौन है, जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है इनका, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। तो यूनियन पावर कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी जवाहरलाल नेहरू। ठीक। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड हैं आपके सरदार पटेल, सरदार सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड है, ये इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर BR अंबेडकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो हैं वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 4 कमिटीज हैं, बात समझ में आ गई। उसके बाद और भी हैं, आगे बढ़ जाए, लिख लिया, लिखो नेक्स्ट। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद आता है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज। इसके जो हेड हैं वो थे आपके सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, कितनी हो गई है, कौन से नंबर की थी, 5। नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ कमेटी का नाम लिखो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसके हेड हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके हेड कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गए 6। लिखो 7वीं स्टेट्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी, या जिसको बोला जाता है कमेटी ऑफ नेगोशिएटिंग, कमिटीज ऑफ नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। इसके हेड है जवाहरलाल नेहरू। इसके हेड कौन, चेयरपर्सन कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट स्टीयरिंग कमेटी, 8वें नंबर पे आ गई स्टीयरिंग कमेटी, STEERING, स्टीयरिंग कमेटी। इसके हेड हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपके पास 8 कमिटीज हैं। ठीक है, कितनी कमिटीज है, 8 कमिटीज है, आपको याद रखना है। यहां पर लिखा है जो मेजर कमिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले बोलो यूनियन पावर कमेटी, नाम बोलते रहो, कौन सी कमिटीज है, यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी कमेटी कौन सी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन, सरदार पटेल। फिर आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आता है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, हेड कौन, चेयरपर्सन कौन, सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड कौन, बोलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली कमेटी का नाम बोलो, स्टेट्स कमेटी, इसके हेड कौन, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आगे आपकी स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हैं आपकी 8 मेजर कमिटीज जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब
जो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हेडिंग दो, वो है आपकी ड्राफ्टिंग कमिटी। हेडिंग दो ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, पहला पॉइंट। एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब बनी? एस्टैब्लिश्ड ऑन 29 अगस्त 1947। कब बनी? कब बनी थी ये? 29 अगस्त 1947 को, यह याद रखना है। इट्स टास्क, काम क्या था? इट्स टास्क इज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका काम क्या था? भारत के संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करना। चेयरपर्सन अभी लिखवाया, कौन थे चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रहेगा कि नहीं? इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। इसमें 7 मेंबर्स और थे, इस कमेटी में 7 मेंबर्स और थे। ठीक है, तो उनके नाम याद रखने हैं। पहला नाम है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो मैंने लिखवाया आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दूसरा नाम लिखो एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंगर, AYYANGAR। एन गोपाला स्वामी अयंगर दूसरे मेंबर। तीसरा नाम है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर के एम मुंशी। कितने हो गए? 4 हो गए, के एम मुंशी। फिर लिखो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा नाम यहां लिख रहा हूं मैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये हो गए 5 में। नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखो एन माधव राव। एन एन माधव राव, 6 हो गए। एन माधव राव, 1 2 3 4 5 6। और साथ में लिखो टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो 7 मेंबर्स थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरपर्सन, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। बात समझ में आ गई? ये 7 मेंबर्स हैं किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने मेंबर्स? ड्राफ्टिंग कमेटी के, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके 7 मेंबर्स थे, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लिख दिया, उतार लिया इतना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पब्लिश्ड इन, पहला ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब पब्लिश हुआ? लिखो फरवरी 1948। कब पब्लिश हुआ? फरवरी 1948। द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन, द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन
भारत के लोगों को कितने महीने दिए? वर गिवन 8 months टू डिस्कस एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स। भारत के लोगों को 8 महीने दिए कि आप इस पहले ड्राफ्ट को पढ़ो, और अगर कुछ अच्छा लगता है या कुछ अलग लगता है, कुछ गड़बड़ लगती है, तो हमें अमेंडमेंट्स भी बताओ, बताओ कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट। सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 1948। अक्टूबर 1948 सेकेंड ड्राफ्ट, सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश्ड अक्टूबर 1948 को। दूसरे ड्राफ्ट को भी क्या कर दिया गया? पब्लिश कर दिया गया। दूसरा ड्राफ्ट कब आया? अक्टूबर 1948 में। पहला ड्राफ्ट कब आया? फरवरी 1948 में। बात समझ में आ गई इतनी? पता लग गया? नेक्स्ट, ये डेट्स याद रखनी है, लिखो। द ड्राफ्टिंग कमिटी टुक लेस देन 6 months। ड्राफ्टिंग कमिटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग कमिटी took less than 6 months to prepare draft। फाइनल ड्राफ्ट, नेक्स्ट लिखो, फाइनल ड्राफ्ट पब्लिक फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल ड्राफ्ट और फर्स्ट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की कब की गई? लिखो, डेट लिखो, 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948। ये पहला ड्राफ्ट और फर्स्ट रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। बात समझ में आ गई? लिखो नेक्स्ट। सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948। सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948। सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग आ गई आपकी 15 नवंबर 1948 को। सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर, 15 नवंबर 1948। पहली रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की कब की गई थी? 4 नवंबर 1948 को। सेकेंड रीडिंग कब की गई? 15 नवंबर 1948 को। थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग की गई, लिखो, 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर, 14 नवंबर, हाँ एक साल 1949। अब 8 नहीं लिखना, अब है 14 नवंबर 1949। फिर से देख लो, फाइनल ड्राफ्ट और पहली रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की कब की गई? 4 नवंबर 1948 को। दूसरी रीडिंग कब की गई? 15 नवंबर 1948 को। थर्ड रीडिंग कब की गई? 14 नवंबर 1949 को। लिखो नेक्स्ट। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड ऑन, द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन was passed on 24 नवंबर 1949। और इस ड्राफ्ट को जो और ये जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कब पास किया गया? 24 नवंबर 1949। सॉरी 24 नवंबर नहीं, 26 नवंबर 1949 को ये किया गया। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये हमने जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या कर दिया? पास कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एंड रिसीव द सिग्नेचर्स ऑफ मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट, एंड receives and receives the signatures of members, members and president, members and president who were present
हु वर प्रेजेंट, जो उस समय क्या थे, प्रेजेंट थे। और कितने लोग प्रेजेंट थे? आउट ऑफ 299 मेंबर्स 284 वर प्रेजेंट। 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट on that day, on that day and signed, and signed। उस दिन कितने लोग प्रेजेंट थे? 299 में से कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे? 284 मेंबर से उनके क्या हुए? हस्ताक्षर हुए, और ये मोशन पास कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब ये याद रखना है जो मैं लिखवा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। यह याद रखना है, हमने अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को। When it was signed, जब इसको साइन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव प्रियम्बल, प्रियम्बल था उसे बना दिया था हमने। 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स थे उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड 8 शेड्यूल्स, और कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे इस फाइनल ड्राफ्ट पर साइन हुए तो उस समय हमने क्या बना लिया था? प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने आर्टिकल्स बने थे? 395। और कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। बात समझ में आ गई? तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर 1949। लिखो, द प्रियम्बल इज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। नोट में लिखना, यहां पर लिख लेता हूं नोट में। प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड, प्रियम्बल को हमने तब ऐड किया, प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। प्रियम्बल को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब ऐड किया, लास्ट में ऐड किया, जब हमने क्या कर दिया था? अपना पूरा संविधान क्या कर लिया था? बना दिया था लास्ट में। ठीक है, समझ में आ गया एक बात? ठीक है, नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हेडिंग दो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं सीए लिख रहा हूं उसको, ठीक है, पता लग जाएगा ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, कब अडॉप्ट किया? ठीक है, वो डेट याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया? वो याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, ये कब अडॉप्ट किया? ठीक है, ये आपको डेट्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 याद रखना है। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया हमने? 24 जनवरी 1950। कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950। ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, ये भी 24 जनवरी 1950। डेट्स याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए बस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, ये भी लिखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये भी तारीख है 24 जनवरी 1950। तो डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट कब किया? ये भी डेट क्या है? 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज टोटल 11 सेशंस। कितने सेशंस हुए थे इनके? कितनी मीटिंगें हुई थी? 11 सेशन हुए थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने सेशन हुए थे? टोटल 11 सेशन हुए थे। टाइम टेकन टू कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए टाइम कितना लगा? तो आपको याद रखना है 2 years, 2 years, 11 months and 18 days, 2 years, 11 months and 18 days। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनने के लिए? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ? तो खर्चा हुआ तकरीबन उस समय का 64 लैक्स। कितना खर्चा हुआ? 64 लैक्स। उस समय खर्चा हुआ 64 लैक्स। बात समझ में आ गई इतनी? फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख लिया इतना? देखो नेक्स्ट, फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फाइनल सेशन ऑफ, फाइनल सेशन कब हुआ? लिखो 26 नवंबर 1949। फाइनल सेशन 26 नवंबर नहीं, 24 जनवरी 1950। हाँ, 24 जनवरी 1950 फाइनल सेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुआ किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंबल क्या है भारत के संविधान का? तो भारत के संविधान का सिंबल है एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। याद रखना है, एलिफेंट है। ये पॉइंट भी याद रखना है, ये पॉइंट भी याद रखना है। और क्या पॉइंट हो सकता है? लिखो नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? मतलब लीगल एडवाइजर, उनका नाम था सर बी एन राव, सर बी एन राव, RAU, सर बी एन राव। ठीक, नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे? उनका नाम याद रखना है, उनका नाम है, लिखो, उनका नाम है HVR अयंगर, HVR अयंगर, IYENGAR। ये नाम याद रखने, यही तो एग्जाम के क्वेश्चन। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है? HVR अयंगर। फाइनल सेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या है? एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है इंडिया के? BN राव। सेक्रेटरी कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ चीफ ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्ट्समैन का नाम है SN मुखर्जी। क्या नाम है? SN मुखर्जी, SN मुखर्जी। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन? SN मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने लिखा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कैलीग्राफर, CALLIGRAPHER, कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैलीग्राफर कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने अच्छी राइटिंग में लिखा? प्रेम बिहारी रायजदा, प्रेम, इनका नाम है प्रेम
बिहारी रायज़दा। ये क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय हिम। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय हिम। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा है इन फ्लोइंग, किस स्टाइल में? इन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, ये याद रखना, इन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में इन्होंने क्या लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है प्रेम बिहारी रायज़दा साहब ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नाउन एज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नाउन एज, इसको क्या बोला जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको बोला जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट। ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हर साल इसमें क्या होता है? चेंजेस आती रहती। लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी किसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग से, हिस्ट्री से, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।